हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को करेंगे जो बिहार बोर्ड क्लास 12th 2020 में पूछा गया था। साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे जो आगे एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की और शॉर्ट टाइप आंसर पहले वीडियो में हमने अपलोड कर रखा है। अगर उसको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 19 नंबर से लेकर 24 नंबर क्वेश्चंस तक दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। सब क्वेश्चन का जो मार्क्स है 5 मार्क्स के हैं, तो आपको 15 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं 6 क्वेश्चन हैं, सबके आंसर देंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे ताकि आपको आगे एग्जामिनेशन में काम आए। तो पहला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन ए, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, यानी व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है आंसर और एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया है, ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट को और हिंदी वाले स्टूडेंट को दोनों को समझ आ जाए। तो इसका आंसर हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा है आइडियल सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। वैसा विलियन जो क्या कर रहा हो, रॉल्स लॉ को वेरीफाई करता हो सभी टेम्परेचर पे एंड कंसंट्रेशन पे। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो होगा। जैसा कि हम जानते हैं रॉल्स लॉ 2 लिक्विड मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड होता है। तो जैसे ही 2 लिक्विड को हम मिलाएंगे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका इंथैल्पी क्या होगा, ज़ीरो होगा, न इसमें हीट निकलेगा न इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, 2 लिक्विड को जैसे मिलाएंगे जो सॉल्यूशन बनेगा, विलियन बनेगा, उसका वॉल्यूम क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। फिर तीसरा पॉइंट हमें लिखा है 2 लिक्विड्स, कोई 2 लिक्विड है ए एंड बी हैविंग सिमिलर साइज एंड स्ट्रक्चर। 2 लिक्विड होंगे ए एंड बी, उसका साइज एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। फिर है मोलिकुलर फोर्स बिटवीन 2 लिक्विड्स, ए एंड बी को हमने लिक्विड्स लिया है, तो ए एंड बी के बीच में जो मोलिकुलर फोर्स लगेगा वही फोर्स ए एंड ए के बीच में लगेगा, वही फोर्स बी एंड बी के बीच में लगेगा, सिमिलर होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमें लिखा है हेक्सेन प्लस हेप्टेन, ये इसका एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन का। बेंजीन प्लस टॉलिन, ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जस्ट इसका उल्टा होगा। ये क्या होगा, वैसा सॉल्यूशन होगा जो रॉल्स लॉ को वेरीफाई नहीं कर रहा होगा, ओबे नहीं कर रहा होगा। फिर इसमें क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 से ज़्यादा होगा या 0 से कम हो सकता है। अगर 0 से ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है, हीट देनी पड़ रही होगी। जब 2 लिक्विड को मिलाएंगे जो विलियन बनेगा उसमें हमें हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। जब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जब 2 लिक्विड को मिलाएंगे सॉल्यूशन जो बनेगा, अगर उसका इंथैल्पी 0 से कम आता है यानी हीट रिलीज हो रहा होगा, निकल रहा होगा, एनर्जी मिल रहा होगा। फिर इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं होता। जैसे 2 लिक्विड को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम सेम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पे क्या था, 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स क्या था, सेम था, यहाँ पे सेम नहीं होगा, 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स सेम नहीं होगा। फिर चौथा पॉइंट क्या है, इसमें हमने आइडियल सॉल्यूशन में डिस्कस किया था ए एंड बी जो 2 लिक्विड होंगे उसके साइज एंड स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे, मगर इसमें क्या होगा, ए एंड बी का साइज सिमिलर नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड है, ये कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम 19 नंबर का बी। फिर 19 नंबर का बी पार्ट है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ विल यू
नो दैट ए रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करना है। आप कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि का है? तो इसका भी आंसर हमने लिखा है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी, कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इसका रिएक्शन रेट जो लिखेंगे के रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ए पे पावर जो इसका कोफिशिएंट है, फिर कंसंट्रेशन बी पे पावर क्या होगा जो इसका कोफिशिएंट है। तो ये क्या आ गया? रिएक्शन रेट आ गया। रिएक्शन रेट का ये इक्वेशन है। तो यहाँ से हम एक डिफिनेशन बना सकते हैं, परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं, द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ। ये जो पावर का सम होगा किस पे? कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन पे इन द रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो हमने लिखा है रेट इक्वल टू के, ए पे पावर ए है, बी पे पावर बी है, ये रेट लॉ इक्वेशन इसको कहा जाता है। तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा डिफिनेशन अगर लिखना चाहे, हमने ये एक्स्ट्रा लिखा है, आप चाहे तो सिर्फ ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, हमने एक्स्ट्रा लिखा है कि आपको आगे एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाए। टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशंस विच डिटरमाइन द रेट ऑफ एनी रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन जो होगा, जो क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कितने रेट से, यानी कितना तेज रिएक्शन हो रहा है। तो जितने यहाँ पे कंसंट्रेशन होंगे उतना रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन था उसी में कि कैसे पहचाने कि रिएक्शन जो हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर है। तो पहचानने के दो तरीके हैं। इफ़ ए रिएक्शन whose rate depends upon only one concentration, अगर रिएक्शन का रेट सिर्फ एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है। फिर दूसरा तरीका क्या है? ग्राफ खींच कर भी पता कर सकते हैं। द रिएक्शन रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरीज linearly with the concentration of a reactant। तो जैसे माना कोई रिएक्टेंट है, हमें प्रोडक्ट दे रहा है बी, तो इसका रिएक्शन रेट क्या होगा? के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो क्या होगा? रेट जो होगा हमेशा क्या करेगा? एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सिर्फ यहाँ पे ए एक ही कंसंट्रेशन है, तो रिएक्शन रेट जो होगा हमेशा क्या होगा? एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर हम ग्राफ खींचे रिएक्शन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इसको अगर वाई मानते हैं, वाई एक्सिस पे रेट को लेते हैं, अगर इसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को, तो ये कांस्टेंट है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इंटू एक्स का ग्राफ होगा। तो आप पढ़े होंगे मैथ में वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ क्या होता है? लीनियर जाता है, रेखीय होता है। कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा, 0 0 से जाएगा, जिसका स्लोप क्या होगा? के होगा। अगर यहाँ पे के है कांस्टेंट तो ये क्या होगा? स्लोप के होगा। तो दो तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों डाला जाता है। फिर बी पार्ट है अमोनिया की तुलना में फॉस्फीन का क्वथनांक कम क्यों होता है। फिर थर्ड पार्ट है सी सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड आयन ज्ञात है, यानी जाना जाता है, परंतु सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड आयन नहीं, क्यों। ये तीनों का हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा है 20A एल्यूमिना हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। एल्यूमिना का फॉर्मूला ये होता है Al2O3, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर।
ये दो फैक्टर होने के कारण क्या होगा, एल्यूमिना का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये दो फैक्टर बाधा डालता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रायोलाइट जिसका फार्मूला होता है Na3Al F6 ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो ज़्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ साथ क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में चेंज हो जाएगा। फिर 20 नंबर का बी पार्ट है, इन अमोनिया NH3 NH बॉन्ड क्या होगा, इसमें बॉन्डेड होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा। तो आप जानते होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाता है फोन बनाता है, याद रखना है फोन, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन भी बनाता है, नाइट्रोजन भी बनाता है। तो यहाँ NH3 की बात हो रही है, तो NH3 में क्या होगा, NH जो बॉन्ड बनता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा। बट फॉस्फीन की बात करें PH3 में, इट इज़ नॉट पॉसिबल, पीएच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होता है। इससे कारण क्या होगा, पोलरिटी जो होगा पीएच बॉन्ड का नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा, किसके कंपेयर में, NH बॉन्ड के कंपेयर में। जिसके कारण क्या होगा, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किससे, फॉस्फीन से। फिर 20 नंबर का सी पार्ट हमने लिखा है आंसर। फिर 20 क्वेश्चन का सी पार्ट है, उसमें पूछ रहा था SiF6-2 जाना जाता है जबकि SiCl6- नहीं जाना जाता है, क्यों, बिकॉज F हैज़ स्मॉल साइज, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, इसीलिए इट कैन बी ईजिली अरेंज अराउंड सिलिकॉन। इसीलिए क्या होगा, सिलिकॉन के आसपास में फ्लोरीन आसानी से अरेंज हो जाएगा, फॉर्म करेगा क्या, सिलिकॉन F6-2। जबकि सिलिका हेक्साक्लोराइड आयन में कोइन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, विच क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस, जो क्या करता है, रुकावट डालता है अरेंजमेंट में, टू फॉर्म सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड आयन। इसीलिए क्या होगा, इट कैन नॉट बी अरेंज्ड ईजिली, इसीलिए हम आसानी से क्लोरीन को सिलिकॉन के आसपास में अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, तो दूसरे क्लोरीन को भी अरेंज होने में रुकावट डालेगा, तो इसीलिए क्या होगा, सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड आयन का जो स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल नहीं है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर का ये पार्ट है, मिथेनोइक अम्ल एवं इथेनोइक अम्ल के बीच अंतर बताना है। डिफरेंस बिटवीन मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, तो इसके बहुत सारे डिफरेंस है, हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है, मिथेनोइक एसिड इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, इथेनोइक एसिड इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं। पहले पॉइंट में हमने लिखा है इट इज़ मोर एसिडिक, ये क्या है, लेस एसिडिक। अब ये मोर एसिडिक लेस एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा, इसीलिए क्या हो गया, लेस एसिडिक। यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है आसानी से, तो जहाँ से H+ आसानी से निकले वो ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी ज़्यादा अम्लीय होगा। फिर दूसरा है, अगर कॉमन नेम की बात करें इसका, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्यों होता है, क्योंकि ये रेड एंड लाल चींटी से निकाला जाता है। फिर इसका नाम अगर देखें कॉमन नेम, एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये विनेगर से लिया जाता है, इसका सोर्स क्या है, विनेगर, और भी कुछ फ्रूट्स है मगर ज़्यादातर विनेगर से लिया जाता है। फिर रिएक्शन में बात करें, मिथेनोइक एसिड जो होगा वो क्या करेगा, टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, क्योंकि क्या होता है इसमें अगर देखें तो ये एल्डिहाइड पार्ट जुड़ा हुआ, बिकॉज एल्डिहाइडिक पार्ट इज़ अवेलेबल, यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड पार्ट जुड़ा हुआ है, मगर ये क्या करेगा, ये ना कोई
टॉलरेंस टेस्ट देगा, ना फेलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड पार्ट जुड़ा ही नहीं है। फिर अगर रिएक्शन की बात करें, आगे रिएक्शन की, तो जैसे मिथेनोइक एसिड हम कैसे बनाते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल से बनाते हैं। जैसे ही मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, पहले तो चेंज हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में, फिर उसके बाद करेंगे एसिडिफिकेशन, फिर H2SO4 के साथ करेंगे तो मिथेनोइक एसिड मिल जाएगा। इसी तरह इसमें क्या है, 2 कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल लेंगे, इथाइल अल्कोहल को क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, तो क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, यानी इथाइल एल्डिहाइड मिलेगा। उसको फिर करवाएंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड। अगर 2 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है ताकि आपको आगे हेल्प हो। फिर यहाँ 21 नंबर का बी पार्ट है, IUPAC नाम लिखना है। ये कंपाउंड दिया हुआ है तो सबके 1-1 मार्क्स है। तो IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन हमें यहीं से मिल जाएगा, 1 and 2 कार्बन का मिला। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसको लिखेंगे, नाइट्रोजन से क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखेंगे NN। NN इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये टर्शियरी है, डाई 2 बार क्या है, मिथाइल है, डाई मिथाइल, ये कितने का चैन है, 2 का, तो इथेनामाइन लिखेंगे। तो ये नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल इथेनामाइन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। फिर इसका IUPAC नाम लिखना है तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे कार्बन का, 1 2 3, तो ये सीनियर ग्रुप है ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन को हम लिखेंगे पहले, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 2 ब्रोमो, कितना कार्बन है, 3 कार्बन, प्रोपेन एमाइड, क्योंकि ये एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन एमाइड। फिर इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन, इसका IUPAC नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि इसमें इथर ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें 3+2 मार्क्स है, यानी 3 मार्क्स है ए का, 2 मार्क्स है बी का। तो ए पार्ट है, जिंक ब्लेंड अयस्क से जस्ता धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन करें। फिर दूसरा है एल्यूमिनियम सांद्र यानी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे अभिक्रिया करता है, यानी जिंक को यहाँ पे अभिक्रिया करवाना है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो हमने दोनों का आंसर लिखा है एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे हमने आंसर लिखा है 22A का, हमें जिंक बनाना है जिंक सल्फाइड से। जिंक सल्फाइड जो होता है जिंक का इम्पोर्टेंट अयस्क है, तो इससे बनाना है। तो इसके 3 स्टेप हैं, सिंपल स्टेप है 3। पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, जिंक सल्फाइड का क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, जिंक ब्लेंड, इसका फॉर्मूला होता है ZnS, और इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस टू रिमूव गैंग या इम्प्यूरिटी। पहले क्या करेंगे, ZnS को फ्रोथ फ्लोटेशन द्वारा कंसंट्रेटेड करेंगे, जिससे कारण क्या होगा, जो गैंग होंगे उसमें अशुद्धियाँ होंगी, जो अर्थ से निकला था वो
यहाँ रिमूव हो जाएगा। अब ये फोर्थ फ्लोटेशन कहाँ होगा? सब फर्नेस में हो रहा है, भट्टी में हो रहा है। फिर दूसरा है रोस्टिंग करेंगे एयर के प्रेजेंस में, यानी रिएक्शन करेंगे एयर के प्रेजेंस में। जो यहाँ से जेडेनेस कंसनट्रेट हुआ है, यहाँ से जो हमें जेडेनेस मिला है कंसनट्रेटेड करके, तो क्या करेंगे? कंसनट्रेटेड और इज रोस्टेड। रोस्टेड का मतलब हुआ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। एयर कैसा होना चाहिए? एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, एट 1200 केल्विन टू कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड। तो किस में मिल जाएगा हमें? जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे कंसनट्रेटेड जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? जिंक ऑक्साइड मिलेगा। यहाँ से SO2 निकल जाएगा बाहर। अब SO2 का हम यूज़ कर लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। फिर तीसरा प्रोसेस है कन्वर्जन करेंगे अब जिंक ऑक्साइड का जिंक में। अब इसको क्या करेंगे? कन्वर्जन करना है जिंक में। तो जिंक कैन बी ऑब्टेन्ड, जिंक कैसे मिल सकता है? फ्रॉम रोस्टेड ओर, रोस्टेड ओर है ये, बाय रिडक्शन विथ कोक। अब इसको क्या करेंगे? जिंक ऑक्साइड को कोक यानी कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कितने डिग्री पर? 1400 डिग्री सेल्सियस या 1673 केल्विन पर। फिर क्या करेंगे? डिस्टिल करेंगे रिटोर्ट में, यानी किसी छानने वाला बर्तन जो होगा। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो यहाँ से मिला था उसको क्या करेंगे? कोक के साथ रिएक्शन, कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे 1400 डिग्री सेल्सियस पे या 1673 केल्विन पे। तो हमें जिंक मिलेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा गैस। अब ये हमें प्योर जिंक नहीं मिला, इसमें कुछ कार्बन के मात्रा मिले हुए हैं या कुछ क्ले मिला हुआ मिट्टी। तो इसको प्योर करने के लिए क्या करेंगे? डिस्टिल करेंगे, रिटोर्ट से छानेंगे। फिर क्या करेंगे? जिंक वेपर मिलेगा, उसको कंडेंस करेंगे, यानी वेपर को हमें लिक्विड में चेंज करना, द्रव में। फिर जो मोल्टेन पिघला हुआ जिंक मिलेगा उसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे यहाँ से कंडेंस कर कर। फिर कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद क्या होगा? सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस हो जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे? हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा हम प्योर जिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोसेस से क्या होगा? जिंक हम निकाल सकते हैं जिंक ब्लेंड से। फिर दूसरा इसी में था क्वेश्चन कि जिंक को रिएक्शन करना है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। याद रखना है कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर यहाँ पे फूल से डाइल्यूट लगा देंगे तो ये हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जैसे जिंक का रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट देगा, प्लस ये रिड्यूस किस में हो जाएगा? SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में, प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि यहाँ से क्या हुआ? ये रिड्यूस हो गया SO2 में। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें सल्फर का तो +6 था, यहाँ पे +4 था। इसका मतलब क्या हुआ? H2SO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा नेचर का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? इसके 2 नंबर है। इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? इसका 3 नंबर है, टोटल 5 नंबर। तो इसको भी हमने एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। तो यहाँ पे हमने पहले कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन लिखा है, जो पुराना डिफिनेशन है, जो अभी का है मॉडर्न। तो जो पहले का डिफिनेशन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक प्राकृतिक यौगिक है। विच आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो क्या है? ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है हमारे बॉडी में। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वैसा कार्बनिक यौगिक विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस, जिसको क्या करे? हाइड्रोलाइसिस करे, यानी वाटर से रिएक्शन करे तो क्या देगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इट ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है,
शुगर का C12H22O11 का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, यानी H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें ग्लूकोज मिलेगा प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा। अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ साथ OH ग्रुप है बहुत सारे। अगर फ्रुक्टोज की बात करें, फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, साथ साथ क्या है, OH है बहुत सारे, तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। फिर इसी में था क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे वर्गीकरण किया जाता है, तो इसके 3 वे हैं, 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी 2 पार्ट है, एक शुगर एक नॉन शुगर। तो शुगर की बात करें, इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होगा, घुलेगा। टेस्ट में मीठा होगा, शार्प बॉइलिंग पॉइंट होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा, ये शुगर का एग्जाम्पल है। नॉन शुगर है, इट इज़ ए एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड होगा, लेस सोल्यूबल होगा वाटर में, वाटर में कम घुलेगा। टेस्टलेस होगा, इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, यानी इससे कम होगा, शुगर से कम होगा मेल्टिंग पॉइंट। जैसे वो एग्जाम्पल है सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज, मोलिकुलर साइज पे भी इसको क्लासिफाई किया जाता है, जैसे मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। फिर तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे भी इसको क्लासीफाई किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, कार्बोहाइड्रेट अगर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा हो एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा हो, उसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। जबकि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा हो, उसे क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे एग्जाम्पल लिया है रिड्यूसिंग शुगर का ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, फिर 24 नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट, DNA एवं RNA में अंतर बताएं। दूसरा पार्ट है न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो DNA RNA में अंतर के 3 मार्क्स है, न्यूक्लिक एसिड क्या है उसके 2 मार्क्स है, टोटल 5 मार्क्स है। तो इसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे हमने 24B को पहले लिखा है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से आप डिफरेंस अच्छे से बता सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड, इसके नेम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियस की बात हो रही होगी कहीं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, जीवाणु हैं, सबके सेल के नाभिक में ये रहता है। तो इसको अगर डिफिनेशन के साथ कहें, ए सब्सटेंस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी आने वाले जनरेशन में जो पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर रहता है उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, उसी को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लिक एसिड। ये जितने भी जीव हैं सबके सेल के नाभिक में प्रेजेंट रहता है। ये 2 टाइप के होते हैं, DNA डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दूसरा क्या है RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें डिफरेंस बताना है 24 के ए में। हमने यहाँ पे जो DNA RNA में जो डिफरेंस है उसके कुछ पॉइंट्स ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि आगे एग्जामिनेशन में आपको ये हेल्प करेगा। तो पहला है यहाँ पे लिखा है DNA RNA, इट इज़ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसा होता है, ये होगा। इसमें क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा, एक ही जैसा होगा। फिर दूसरा पॉइंट बात करें, नाइट्रोजिनस बेस यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट,
इसमें यूरासिल नहीं रहता, 4 नाइट्रोजिनस बेस रहते हैं, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। इसमें यूरासिल इन द प्लेस ऑफ थायमीन, थायमीन इसमें नहीं रहता, थायमीन की जगह पे क्या रहता है, यूरासिल रहता है। अगर इसके बॉन्ड की बात करें, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, एडेनिन बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थायमीन के साथ। फिर यहाँ पे साइटोसिन जो होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होगा गुआनिन के साथ। तो यहाँ पे याद रखना है AT जो जुड़ा रहेगा 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ, CG जो जुड़ा रहेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको कहीं काम आ जाए। फिर थर्ड पॉइंट हमने लिखा है जो इसमें शुगर यूज़ होता है वो क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसके नेम से ही पता चल रहा है। फिर इसमें जो होगा राइबोज शुगर। फिर है चौथा पॉइंट, DNA मोलिक्यूल इज़ वेरी लार्ज, DNA मोलिक्यूल जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। RNA मोलिक्यूल क्या होगा, इसकी मुकाबले छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर DNA हो तो RNA बना सकते हैं। इट डज नॉट रेप्लिकेट, यानी क्या हुआ, RNA से DNA नहीं बना सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिप्लिकेट नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर, जितने भी 6 क्वेश्चन थे लॉन्ग क्वेश्चन, उसके आंसर दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, इंग्लिश में, हिंदी में। अगर अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख के बताइए। इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की एंड शॉर्ट टाइप के आंसर अपलोड कर रखे हैं, जो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के भी अपलोड कर रखे हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, then comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.